हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। आई एम योर मोहन सर। टुडे वी विल लर्न द पोम द वर्क ऑफ एन आर्टिफिस, जो कि लिखी है मार्ज पियर्सी ने। ये पोम जो है ये बहुत सारी थीम पे लिखी गई है। वो थीम्स आपकी है ऑपरेशन एंड लिमिटेशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनिंग, जेंडर रोल एंड इनइक्वालिटी, फ्रीडम एंड ग्रोथ, आयरनी एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पेट्रियार्की। ठीक है, इन पर ये लिखी गई है। अभी हम आपको थीम भी एक्सप्लेन करेंगे। जो पोएटिक ब्यूटी है यानी जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो पूरी पोम तो एक तरीके से एक्सटेंडेड मेटाफर है, लेकिन इसमें आपको इमेजरी देखने को मिलेगी, पर्सोनिफिकेशन मिलेगा और आयरनी आपको देखने को मिलेगी। राइट, ये पोम लिखी हुई है, थीम है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, इधर वर्ड मीनिंग लिखी हुई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पढ़ना शुरू करते। जो आपका टाइटल है द वर्क ऑफ एन आर्टिफिस। तो भाई आर्टिफिस का मतलब क्या होता है? आर्टिफिस का मतलब होता है क्लेवर ट्रिक, चालाक युक्ति होती है आर्टिफिस का मतलब। ठीक है, यानी किस तरीके से चालाकी से कोई काम किया जाए, किसी चालाकी से किसी को अपने वश में किया जाए। ठीक है, ये सब होता है। या और हो सकता है कि कनिंग क्राफ्टी डिवाइस होता है किसी को, वो भी एक तरीके की युक्त, मीनिंग सबका वही सेम है। मार्ज पियर्सी ने लिखा हुआ है। और किसी की अगर पोम है, उसकी फिलॉसफी या उसके बारे में जानने के लिए, उसके अगर लिखने वाले के बारे में थोड़ा जाना जाए तो पोम की फिलॉसफी जानी जा सकती है। तो ये जो है एक अमेरिकन पोएटस है। रिलीजन में क्या है? ये एक ज्यू है, और एज इट इज़ कि ये वीमेन है। और इनका बर्थ हुआ है 1936 के आसपास। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में बताओ उस टाइम चल क्या रहा था, क्योंकि आप पढ़े हो वहाँ पे कोल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे। नाजी जर्मनी यानी जर्मनी में नाजिज्म राइज कर रहा था, इटली में फासिज्म राइज कर रहा था। जूज के साथ में ऑपरेशन अत्याचार हो रहे थे, वीमेन के साथ में ऑपरेशन हो रहे थे, ऑपरेशन माने अत्याचार। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस टाइम की ये है वहाँ पे। ठीक है, तो वही सब इनकी इस पोएम में दिखाया गया और इन्होंने खुद सब कुछ फेस किया। और ऐसा नहीं कि इन्होंने ही फेस किया और लिख दिया, ये चीज़ें यूनिवर्सल थी उस टाइम पे, जिसका कुछ चीज़ें अभी भी दिखती हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो अब इतना इनके बारे में जानने के बाद इस पोएम की फिलॉसफी आप पहले से ही जान रहे हो कि इसमें है क्या। बताया गया कि ये मेटाफोरिकल है पोएम, यानी मेटाफर क्या होता है पहले ये भी चीज़ जान लो। तो मेटाफर का अगर डेफिनेशन जो हमने याद करी थी वो ये था कि इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली वेयर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बट द वर्ड ऑफ कंपैरिजन इज नॉट यूज्ड। और वर्ड ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से हैं? एज लाइक, जस्ट लाइक। ठीक है, ये सब वर्ड हैं। जैसे कहा जाए कि द क्लाउड इज लाइक कॉटन, यानी बादल जो है वो कॉटन के जैसे हैं, लेकिन कहा जाए द क्लाउड इज कॉटन, तो अब एज हट गया। और इसका मतलब है कि अब कंपेरिजन तो है, लेकिन इतना क्लोज कंपेरिजन है कि वो एक ही जैसा कर दिया गया है, मतलब एक ही हो गया, अपने आप में एक ही हो गया, तब वो मेटाफर हो जाता है, इंप्लाइड सिमिली हो जाती है। ठीक है, तो मेटाफर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अब ये जो सारी पोम है ये बोंसाई ट्री, गार्डनर, उसकी प्रूनिंग, इस सब पे बात करी जाएगी, लेकिन वो चीज़ वैसे ही सेट बैठ जाती है वुमेन की नर्चरिंग किस तरीके से हुई वहाँ पे। तो बोंसाई ट्री क्या होता है पहले ये जान लो। तो भाई एक इमेज लगाए दे रहे हैं आपके पहचान के लिए। अब देखो, आप कहोगे सर ये ट्री है, ये तो प्लांट जैसा दिख रहा है। तो भाई अगर इसकी प्रूनिंग वगैरह ना हो तो ये पूरी तरीके से एक ट्री ही होगा, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसकी प्रूनिंग करी जाती है, इसकी ग्रोथ को लिमिट किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज, इसी पर जो है बेस करके इन्होंने वुमेन के बारे में, उनकी नर्चरिंग के बारे में यहाँ पे बात करी है। तो चलो पढ़ते हैं। तो द बोंसाई ट्री इन द अट्रैक्टिव पार्ट कुड हैव बीन ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ माउंटेन टिल स्प्लिट बाई लाइटनिंग। यानी जो बोंसाई ट्री अभी आपको एक अट्रैक्टिव पॉट में दिख रहा है, ये 80 फीट तक लंबा हो सकता था अगर ये किसी माउंटेन के साइड पे ग्रो हुआ होता। यानी अगर इस अट्रैक्टिव पॉट में ये ना होता, किसी माउंटेन साइड में ग्रो हुआ होता, तो 80 फीट तक लंबा हो सकता था, और तब तक वो वहां पे ग्रोथ करता रहता जब तक कि कोई लाइटनिंग उसको स्प्लिट ना कर देती, यानी उसको रून ना कर देती। अब वीमेन के पर्सपेक्टिव में देखो तो बोंसाई ट्री ही जो है ये मेटाफर है वीमेन का, और अट्रैक्टिव पॉट जो है ये उस कॉन्स्टेंट सोसाइटी का मेटाफर है। ठीक है, यानी जो सोसाइटी वुमेन को कांस्टेंट करके रखती है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसका मेटाफर ये है। वर्ड मीनिंग इधर लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उस वुमेन पे भी कह लो कि अगर वो वुमेन जो अभी इस टाइम पे एक इस कांस्टेंट सोसाइटी में, अगर वो एक डेवलप्ड सोसाइटी में होती, एक फ्री सोसाइटी में होती, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी होती। और जब तक जो बाहर जो स्ट्रगल्स हैं, उन स्ट्रगल्स से जब तक वो डाउन ना होती, तो फिर वो पूरी तरीके से डेवलप करती। ठीक है, ठीक वैसे जैसे मतलब बोंसाई ट्री जो है वो जब तक लाइटनिंग से रून ना हो जाता, ठीक है, तो अगर वो किसी माउंटेन के सहारे यानी एक फ्री एनवायरनमेंट में वो अगर ग्रो हुआ होता तो 80 फीट तक का वो लंबा हो सकता था। ऐसे ही वुमेन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती थी। और ये जो द स्प्लिट बाय लाइटनिंग है वो यही है कि जब खुले एटमॉस्फेयर में अगर वो पेड़ होता
तो लाइटनिंग से उसको खतरा होता। यानी वही चीज़ सोसाइटी में भी है। जैसे ऐसा नहीं है कि जो ओपन सोसाइटी में रह रहे हैं यानी उसका काउंटर पार्ट जो मेल है, ठीक है, तो सोसाइटी में भी स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल इनको भी मिलते हैं, लेकिन उस स्ट्रगल के साथ में वहाँ पे क्या मिलता, एक ग्रोथ का पूरा अवसर मिलता। लेकिन अब चूंकि अट्रैक्टिव पॉट में है कांस्टेंट, तो उनको उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं, तो ये वाला तो इनको स्ट्रगल नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्या है कि बट अ गार्डनर केयरफुली प्लन्ड इट, और यहाँ पे जो गार्डनर है, तो ये गार्डनर ये किस चीज का मेटाफर है, यही पेट्रियार्कल सोसाइटी का मेटाफर है। ठीक है, एक मैन का, एक मेल का मेटाफर है। तो पहले बोनसाई ट्री के पर्सपेक्टिव में देखते हैं क्या कि बट अ गार्डनर केयरफुली प्रणड इट, लेकिन एक गार्डनर ने चालाकी से इसकी प्रणिंग कर दी। प्रणिंग आप कहाँ पे पढ़ोगे, ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, टी की प्रणिंग करी जाती है, यानी उसको छोटा रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए, या उसकी अपने हिसाब से ग्रोथ करने के लिए उसकी प्रणिंग यानी काट छाट करी जाती है। तो क्या किया, उसकी ब्रांचेस की उसको प्रणिंग कर दिया। इट इज 9 इंचेज है और उसकी ग्रोथ लिमिट हो रही है, कितना रहेगी, 9 इंच की रहेगी। वही चीज यहाँ पे है कि कांस्टेंट सोसाइटी ने उसको इस तरीके से काट छाट के उसकी ग्रोथ को इस तरह लिमिट किया कि अब उनका जो ग्रोथ है वो कम होकर के रह गया। एवरी डे एज ही विटल्स बैक द ब्रांचेस द गार्डनर क्रून्स, यानी जब उस बोनसाई ट्री को, विटल्स बैक का मतलब होता है वही काट छाट करके छोटा करना। क्या होता है, टू रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट, यानी साइज में, अमाउंट में, एक्सटेंट में कम करने को क्या कहते हैं, विटल्स बैक कहते हैं। तो जब भी उसको काट छाट के छोटा कर रहा होता है तो क्रून करता है, मतलब एक हमिंग साउंड में गाना गाता है स्लोली और खुश होकर के, यानी ये सिंबलाइज करता है कि उसको लगता है कि उसकी जिम्मेदारी, उसका काम है और उसको आनंद आता है काम करने में, गार्डनर को। और गार्डनर किसका सिंबल है यहाँ पे, वही पेट्रियार्की का, यानी वही सोसाइटी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो उसको कॉन्स्टेंट्स के रखती है, तो उसको लगता है ये इसकी जिम्मेदारी है, उसको ये करना चाहिए और उसको आनंद आता है, वो गाना गाता है और उससे कहता है इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी। अब गार्डनर और बोनसाई ट्री के बारे में बात करो तो जैसे बोनसाई ट्री से गार्डनर बात करा, बोनसाई ट्री क्या है, एक ट्री है और ट्री को एक मैन की तरह उससे बात की जा रही है कि इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल, तो यानी उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, कोजी डोमेस्टिक एंड वीक। अब अगर यही वुमेन के पर्सपेक्टिव में कहो तो ये उसको समझाया जाता है, वो सोसाइटी समझाती है कि भाई देखो तुम्हारा ये नेचर ही है, तुम्हारी प्रकृति है कि तुमको छोटा रहना है, तुमको कोजी टेंडर रहना है, ठीक है, तुमको डोमेस्टिक। अब उसको डोमेस्टिक, बोनसाई ट्री डोमेस्टिक का मतलब है कि उसको पालतू बना करके रखना, जैसे गमले में रहना, ये तुम्हारा नेचर। और वुमेन के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक ट्रेडिशनल रोल में रहना है। ठीक है, ये चीज उसको समझाई जाती है। हाउ लकी लिटिल ट्री, और वैसे कह लो तो हाउ लकी वुमेन टू हैव अ पॉट टू ग्रो, कि तुमको रहने के लिए ये अट्रैक्टिव पॉट मिला हुआ है। वुमेन के पर्सपेक्टिव में तुमको रहने के लिए इतनी सुंदर सोसाइटी मिली है, मतलब इस तरीके से उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको चीज समझा दी जाती है। वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू टॉप देयर ग्रोथ। ठीक है, ये यानी अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको किसी की ग्रोथ को ड्वार्फ कर देना है, ग्रोथ को लिमिट कर देना है, तो आपको बहुत बहुत जल्दी से उस पर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। यानी अगर बोनसाई ट्री की ही है तो अगर उसकी हाइट 80 फीट तक हो सकती है और आपको 9 इंच पे ही कांस्टेंट कर देना है, तो इसका मतलब बहुत जल्दी उसकी काट छाट शुरू कर देनी पड़ेगी। यानी वुमेन को बाई बर्थ ही उनको उस तरीके से उनको ट्रेंड करना शुरू कर दिया जाता है, उनको उनका नेचर समझाना, उनको उस तरीके से कांस्टेंट करके रखा जाता है। कैसे कैसे, द बाउंड फीट। अब ये एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस चाइना में होती थी, वहाँ पे जो है छोटे पैर वाली लड़की को खूबसूरत माना जाता था, तो पैर की उंगलियां मोड़ के टाइट बांध दिया जाता था उसको, ठीक है, जिससे वो खूबसूरत दिखे। काफी पेनफुल प्रोसेस होती थी। ऐसे क्रिपल्ड ब्रेन, उनके दिमाग को क्या किया जाता था, मतलब इस तरीके से उनके दिमाग को सेट किया जाता था कि उनकी जो फुल पोटेंशियल से सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाए। ठीक है, देखो मीनिंग भी इसकी मैंने लिखी हुई होगी, a brain that is unable to function at its full potential। और यहाँ पे इसका मतलब है कि refers to the intellectual shifting of women, यानी उनके सोच की दिशा ही मोड़ दो। वो जहाँ उनको वो ये सोचना बंद कर दे कि आज़ाद होना उनकी नियति है, वो ये सोचने लगे कि गुलाम होना उनकी नियत है, उसी में उनकी खुशी है, उसी में वो सुरक्षित हैं। ठीक है, तो ये क्रिपल्ड ब्रेन का मतलब हुआ। द हेयर इन कर्लर्स। ठीक है, अब हेयर इन कर्लर्स यानी बाल, अब उसमें भी वही चीज़ है, रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे कर्ल हेयर कैसे हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं ना, वो फुल ग्रोथ में नहीं दिखाई पड़ते। तो यहाँ पे वो भी डेवलपमेंट पर ही बात हो रही है। ठीक है, और लास्ट लाइन ये इसकी मीनिंग एक्सप्लेन जरूर समझना इसका कि द हैंड्स यू लव टू टच, इसका मतलब ये कि फिनिश्ड प्रोडक्ट। बोनसाई ट्री की भी बात है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये पूरी तरीके से फिनिश्ड प्रोडक्ट है और वो अपने आप को लकी समझ रहा है और उसको लग रहा है कि अब ये जो सुंदर हाथ है इन लोग, अब
ये इन्होंने ही हमको इस तरीके से गढ़ा है, ठीक है। अब वुमेन के पर्सपेक्टिव में यही है कि अब वुमेन क्या हो गया है कि अब उसने अपना सेल्फ सरेंडर कर दिया गया है। इट इज ऑल राइट टू टच हर एंड लव हर, शी इज नाउ सोशली एडिक्वेट। उसको पूरी तरीके से सोशली नॉर्म्स में, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन में उसको पूरी तरीके से ढाल दिया गया है, ठीक है। अब वो काबिल हुई है एक अच्छे लव के लिए, एक अच्छे टच के लिए, अदरवाइज वो नहीं हो पाती, ठीक। तो ये पूरी पोम है और ये इसकी आप एक्सप्लेनेशन है, मीनिंग है। होप आपको समझ में आई होगी। किसी पर्टिकुलर लाइन क्या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो या पूरी पोएम ही नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दें, हम दूसरे तरीके से भी इसको आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए। नेक्स्ट पोएम के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखिए अपना।